बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे इकोनॉमिस्ट, बिल्डर और इसी के साथ डॉक्टर्स भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले खास मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगी। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। इसी के साथ ही राजेश गुप्ता, बिल्डर, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मंच पर। सर राजेश सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। डॉक्टर मिस बासु, आई स्पेशलिस्ट, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आए। अग्रिम गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में रहने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। राजेश जी मंच पर आइए। डॉक्टर मिस बासु, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, डॉक्टर एम एस बासु, माफ कीजिए, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। अग्रिम गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आशीष और सौरभ। आप दोनों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें चर्चा बिल्डर्स से भी की जाएगी। इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमारे साथ इस वक्त इस मंच पर रहने वाले हैं। सौरभ मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार इकोनॉमिस्ट हैं, राजेश गुप्ता जी बिल्डर हैं, डॉक्टर एम एस बासु आई स्पेशलिस्ट हैं, अग्रिम गुप्ता जी इकोनॉमिस्ट हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्र जी, सवाल और चर्चा की शुरुआत आपसे। अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या किया जाए? न्यू कमर्स जो बिजनेस में आते हैं उनके सामने किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? बरेली को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इंडिया न्यूज को बरेली में अधिवेशन कराने के लिए, क्योंकि ये जो माध्यम है अधिवेशन कराने का, एक तरह से ज्ञान के प्रसार का माध्यम है जी। और जब बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, मंच से बोलते हैं और बातें बताते हैं, तो सभी के पास पहुंचती हैं और उसका प्रभाव भी होता है समाज में। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय का जो परिदृश्य है ग्लोबल इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं जी, उसे समझना आवश्यक है। स्थिति यह है कि कोरोना के टाइम के बाद से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल गई है और पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में बदल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमीज में आज की तारीख में इन्फ्लेशन है। मतलब महंगाई की समस्या से सभी अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं और उस पर सोने पे सुहागा हो गया रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया जी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत बुरी स्थिति में है इस समय, जिसकी वजह से जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही जी और महंगाई बढ़ी हुई है। अब महंगाई बढ़ने की स्थिति में सारे के सारे जितने फेडरल बैंक्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उन सभी ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो वो एक तरह से और महंगाई को फ्यूल करने का काम कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल बैंक्स को ये लगता है कि वो अगर रेपो रेट्स को बढ़ाएंगे, मनी की सप्लाई को खींचेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। टेक्निकली स्पीकिंग महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी आरबीआई ने जस्ट रिसेंटली कल ही एमपीसी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया कि भाई अब हम रेट्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है कि ये जो मूव है वो इस बात के लिए है, क्योंकि देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा बोरोवर है सरकार, क्योंकि जितनी भी योजनाएं पूरे देश में चलती हैं समाज से संबंधित, उसके लिए सरकार को पैसा जुटाना होता है। सरकार बॉन्ड्स फ्लोट करती है, बैंक से पैसे लेती है, पब्लिक से पैसे लेती है। आज की तारीख में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका है सरकार का। जब सरकार की बोरोइंग की कीमत ही बढ़ जाएगी तो सारी परियोजनाओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। अब इस सारी चीज में क्या हो रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और मांग में कमी है, तो कंपनियां लगातार लोगों को निकाल रही हैं नौकरियों से। नौकरियों से इसीलिए निकाल रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है जी, और कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स की शॉर्ट सप्लाई है। तो बड़ी विकट स्थिति है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि भाई इस समय युवाओं को क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है ये इतने भीषण माहौल में। अगर आप अपने एंटरप्राइज खोलने के बारे में आज की तारीख में प्लान करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ग्लोबली आप देखिए कि एक पोलराइजेशन हो रहा है, प्रो चाइना और एंटी चाइना।
तो उस पोलराइजेशन में बहुत सारे कंट्रीज भारत से चीजों को डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए जैसे एप्पल इंडिया में आ गई और एप्पल आज की तारीख में इंडिया से सेल फोन्स को पूरी दुनिया में भेज रही है जी। और बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स भी है वो भारत के लिए आज की तारीख में। अब अगर नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम चल रही है भारत में, नए एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं तो उनके पास एक्सपोर्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स को, तो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का मामला है सारा। अगर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए युवा आगे आएंगे, नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अपने एंटरप्राइज क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, तो परिवर्तन डेफिनेटली आएगा। आशीष जी। जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर बासु को बधाई देना चाहूँगा कि आपको WHO ने पहली बार आयुर्वेदिक दवा के लिए जो है वो किया है, अनुशंसित किया है। और सब चूंकि आप एक दवा बनाते हैं आइसोटीन, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है और बहुत समय से आपका मन था, जैसे आपने मुझे बताया था कि विदेशों में उस दवा का वो करना चाहते हैं। किस तरह से मानते हैं कि जब भारत से दवाएं या और अन्य सामग्री जाती है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है, और क्या मानते हैं कि किस तरह से जो मेडिकल की फील्ड है वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम है? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज़ को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सारे प्रिंट मीडिया, सारे न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया। मेरी रिसर्च को दुनिया में बताने के लिए मेरा सहयोग किया। मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और हम जो है बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक करते हैं। साथ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। 25% तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ही ब्लाइंड हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो गया या ऑपरेशन गलत हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद भी इसकी लाइफ जो है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी 1 साल से लेकर 5 साल तक है। वो आप जरूर पूछेंगे साहब ये तो ऐसा तो होता नहीं है। होता इसलिए है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा रेटिना वीक होता जाता है। जैसे जैसे रेटिना वीक होता जाता है तो आंखों की रोशनी दोबारा खत्म हो जाती है। हम उस रेटिना को ठीक कर देते हैं तो समझ के लिए जितनी भी बीमारियां आंखों के अंदर की हैं वो सब ठीक कर देते हैं। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये डायबिटिक आपको पता है सब बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको हम, जिससे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। इस जेनेटिक प्रॉब्लम को दुनिया मानती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। इस जेनेटिक प्रॉब्लम को जो है हमने ठीक किया है। इसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस के अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है, धीरे धीरे जो है दिन में दिखना भी बंद हो जाता है, जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। इसको भी हम जो है ठीक करते हैं। और ओल्ड एज जो है जब आती है तो रिसाइकलिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स जो होते हैं डेड होना शुरू हो जाते हैं, ये रीजनरेट नहीं होते हैं। इसको हमने रीजनरेट करके जो है ओल्ड एज में भी जो है विजन को वापस ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आंखों में, रेटिना में कोई भी कारण हो वो हर हालत में ठीक होगा। और उस ठीक ही क्या होगा, 5 मिनट के अंदर हम रिजल्ट भी दे रहे हैं, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कैटरेक्ट हो या आफ्टर कैटरेक्ट हो या ग्लूकोमा हो। ग्लूकोमा में पेशेंट जो ब्लाइंड होता है, जिसका अभी तक दुनिया में कोई इलाज रीजनरेट नहीं होता है। इसको हम 5 मिनट्स के अंदर रीजनरेट करके परमानेंटली ग्लूकोमा को ठीक कर रहे हैं। तो ये जो हमारी जो रिसर्च हमने जो की थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। एक आपको एक बहुत खुशखबरी वाली जानकारी भी देना चाहूँगा। आई एम द फर्स्ट डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको आयुर्वेद के ऊपर WHO ने मान्यता दी है। ये अभी 4-5 दिन पहले हमको मान्यता मिली है। इसके ऊपर बहुत कोशिश कर रहे थे हम, और ये इतना टफेस्ट काम था, इतना मुश्किल काम था, वो भी आयुर्वेद के लिए। क्यों आयुर्वेद में मान्यता नहीं मिलती है? मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ क्यों नहीं मिलती है। मैंने BHU से इसकी रिसर्च करवाई थी, क्योंकि BHU वो संस्था है, यूनिवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है एलोपैथिक और आयुर्वेद की वजह से। मेरा काम अपना पब्लिश कराना चाह रहा था, वो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने यूनिवर्सिटी से कहा कि आप मेरी दवाई के ऊपर रिसर्च करके इसे पब्लिश करवा दीजिए। वो बोले साहब कहाँ कराना है? हमने वर्ल्ड की पहली जो पेपर पब्लिश होता है नेचर है,
इन 2-3 जो वर्ड की जो खास है उन पे आप करा दीजिए। तो यूनिवर्सिटी ने हमारे पेपर को पब्लिश करने के लिए वहाँ भेजा, वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट का देखा ही नहीं। हमने कहा ऐसी बड़ी चीज वर्ल्ड के अंदर हम दे रहे हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है? डिस्कशन किया हमने, तो हमने उनसे एक क्वेश्चन डाला कि आप जो है इस बात में क्या कमी हमें बता दीजिए, तो क्यों नहीं आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा साहब ऐसा है, हम एलोपैथी को प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद को नहीं करते। ये हमारी स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर जो हम हुई है कि आयुर्वेद को प्रमोट ही नहीं करते। अब मैं मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आयुर्वेद को उठाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, वो आगे भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल। उसी में जो है हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये इस पे मैंने एक भारत सरकार और भी बात कही थी कि अगर भारत सरकार सहयोग दे, क्योंकि भारत सरकार का जो है वो कई कंट्रियों से जो है MOU साइन हो चुका है। अगर भारत सरकार सहयोग देती है तो इसको हम एक्सपोर्ट बढ़ा करके अपने भारत सरकार के इनको को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा प्रयास छोटा सा है जो आयुर्वेद को उठाने के लिए जो हम कर रहे हैं, यही जानकारी आपको देना चाहते हैं। मेरा सवाल अग्रिम गुप्ता जी से। अग्रिम जी, मेरा सवाल कि इकोनॉमिक्स को अगर बढ़ाना हो, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना हो, आप युवा हैं, न्यू कमर्स बहुत सारे युवा आते हैं, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास एक विजन नहीं होता, वो स्टार्टअप ही नहीं कर पाते, तो उनको क्या संदेश देंगे? आप बिजनेस करने अगर आप आ रहे हैं, आप इस तरीके से इस विधा से चलें तो आप जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस प्रदेश से हैं जहां पहले उत्तर आता है, बाद में सवाल आता है। तो हम बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश की। 20 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी अभी है उत्तर प्रदेश की, जिसको हम 256 बिलियन डॉलर बोल सकते हैं। गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2027 तक इसको 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। जी। उसी दिशा में जो हमारा 2023-24 का बजट आया था, 6.97 लाख करोड़ का बजट, जो इतिहास है अब तक का सबसे बड़ा बजट था। उससे बड़ा बजट अभी तक कभी नहीं आया। जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉजिटिव साइड में काम कर रही है, और किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाता है वहाँ का इंफ्रा। मैं हमेशा से बोलता हूँ, इंफ्रा अगर हमारा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हमारे यहाँ नए नए सेटअप्स आएंगे, नई नई कंपनियाँ आएंगी। आज अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रा डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो नोएडा फिल्म सिटी हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या बनारस की प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है। ये आने वाले समय में जी, जैसा हम महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये 2 या 3 साल का जो कोरोना या जो कोविड का पीरियड था, जिसने थोड़ा सा हम लोगों के लिए बीच में प्रॉब्लम्स पैदा की थी, वरना 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकता है हम टाइम से पहले अचीव कर लेते। जी। अगर हम बात करें देश की तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा हुआ है, जल्दी ही हम वहां तक पहुंचेंगे। तो युवाओं के लिए बहुत सारे मौके हैं। जब से 5G लॉन्च हुआ है, अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है। कंटेंट क्रिएटर अब घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। एक समय ऐसा था कि जब हमको किसी बड़े शहर में जाना पड़ता था, आज अपने छोटे छोटे शहरों से रोजगार मिल रहा है। जी, थैंक यू। स्वतंत्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आप बताते हैं, लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को, किस तरह से, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, किस तरह से पूरा हो पाएगा सरकार का ये सपना? देखिए आशीष जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, और पूरी दुनिया में आज की तारीख में इस बात पे एम्फेसिस है कि जिसके पास पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है, वही अर्थव्यवस्था भविष्य में बड़ी बनेगी। तो हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। मेरे ख्याल से लगभग 20% आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है। तो 20% आबादी अगर भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है, और हम प्लान कर रहे हैं 1 ट्रिलियन US डॉलर्स की इकोनॉमी 27 तक, तो भारत जो प्लान कर रहा है 5 ट्रिलियन की, 20% आबादी उसको हासिल कर लेती है तो वो भी हासिल हो जाएगा, 5 ट्रिलियन भी हासिल हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स, क्या वो इस लायक है कि वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ पाएगा? तो उसमें जो रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ट्रेनिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैं बहुत सारे संस्थानों में भी विजिट करता हूं और बच्चों से इंटरेक्ट भी करता हूं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है प्रैक्टिकल एजुकेशन में और थ्योरेटिकल एजुकेशन में। बच्चे डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें वर्क प्लेस पे भेजें तो आता उन्हें कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है उसे ब्रिज करने की जरूरत है। युवाओं को ये सिखाने की आवश्यकता है कि मार्कशीट में मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी वो काबिलियत है जो वो वर्क प्लेस पे दिखाते हैं। तो अगर उस काबिलियत पे ध्यान होगा, आप देखिए हमारी बुनियादी शिक्षा में आप देखिए जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे उसे कैजुअली लेते हैं और थ्योरी के एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी का रुख क्या है एजुकेशन को लेके। प्रैक्टिकल तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा ध्यान थ्योरी पे है। तो अगर हम वो प्राइमरी बेसिक चीज को ही बदल देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो ज्यादा एम्प्लॉयबल होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। आप देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम भारत की पहले 20 देशों में भी नहीं है दुनिया के, जबकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं अगर हम साइज में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो पर कैपिटा इनकम में भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी जब उनकी ट्रेनिंग बेहतर होगी, जब उन्हें काम आता होगा, रियल टर्म्स में ग्राउंड पे जाके काम कर पाते होंगे। आप डॉक्टर बासु यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इनके पास आते होंगे नौकरियों के लिए और उसमें से 99% को रिजेक्ट करते होंगे। वजह यही है कि डिग्रीज है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। उस पर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है। आप देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले बजट से इस वाले बजट में 2 गुना हो गया। तो बहुत पैसा एलोकेट हो रहा है इंफ्रा के लिए, स्टेट्स को भी वो पैसा मिल रहा है। और जिस तरह आप देखिए हमारे शहर में भी काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उस इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ी रैशनैलिटी आ जाए और थोड़ा सा इस बात को सोच समझ के किया जाए कि भाई पैसा लग रहा है तो उसकी रियल टर्म्स में वैल्यू शहर को मिल जाए, अगर थोड़ी रैशनैलिटी और डेवलप हो जाए तो आई थिंक उसमें भी बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर एमएस बासु, आप आई स्पेशलिस्ट हैं। एक मेरा सवाल आपसे, आजकल बच्चों में देखा जा रहा है ज्यादातर बच्चे चश्मा लगाने लग रहे हैं छोटे से ही, और अत्याधुनिक बहुत ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग लैपटॉप टेक से भी जैसे जैसे हम हो रहे हैं वैसे वैसे हम गैजेट से जैसे चिपक रहे हैं, उससे हमारी इम्यून भी प्रभावित हो रही है, हमारी आई साइट भी वीक हो रही है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? जैसा को आपको पता है कि पिछली बार कोरोना हो गया था जी। इस कोरोना काल में बच्चों को घर पे रहना पड़ा, बड़ों को भी घर में रहना पड़ा। लैपटॉप, मोबाइल, इस सब चीज़ें में उनको पिक्चर देखने का ये सब काम करते रहे जी। उसका उसका नतीजा ये हुआ, आप ताज्जुब करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इस समय इतने बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। किसी दिन आप आपके देखिए हमारे हॉस्पिटल में कि हर दूसरा तीसरा बच्चा पेशेंट जो है ब्लाइंड हो रहा है। क्यों? उन्होंने मोबाइल में बहुत काम किया। मोबाइल में काम करने से उनकी आईसाइट जो है खत्म होती चली जा रही है। लैपटॉप पे बहुत ज्यादा घंटों घंटों काम किया उन्होंने। ये क्या होता है, इसकी रेज जो पड़ती है रेटिना को डैमेज करती हैं। और ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, इस सबको जो है हम ठीक कर देते हैं। अगर जिनकी जो लगभग ब्लाइंड बच्चे भी हो गए हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने, बीएचयू ने, ये हमने जब रिसर्च कराई थी, उन्होंने माना है कि डॉक्टर वासु 88% ब्लाइंड पेशेंट ठीक कर रहे हैं। उसमें आप थोड़ा और संशोधन कर दो कि अगर पेशेंट को नहीं दिखता है, खाली उंगलियां दिख रही हैं और अपने चश्मे से उसे 2-4-5 फुट का दिख रहा है, तो वो पेशेंट जो है जरूर ठीक होगा। यहाँ तक अब तो 100% तक ठीक हो जाता है जी। ये हमारी दवाई का इसका एक्शन है जी। तो ये इस तरीके से जो है हम जो है संदेश में आपने पूछा था संदेश क्या देना चाहेंगे, हम संदेश ये देना चाहेंगे कि बच्चों को अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये नहीं कि साहब बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है तो आप उसे मोबाइल थमा देते हैं, या आप बिजी होना चाहते हैं, बच्चा तंग कर रहा है आपको मोबाइल थमा दिया, इससे बचें। मोबाइल ना दें, बहुत कम से कम दें। लैपटॉप पे काम करें तो 1 घंटा आधा घंटा काम करने के बाद रेस्ट लें, रेस्ट के बाद दोबारा फिर देखें। इसी तरीके से हैवी डोज एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा ना लें, जिसके रेटिना पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और दूसरा बात यह है कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, उससे आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें और वीक होती हैं।
तो इन सब चीजें सावधानियां का जब बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा जो डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MS बासु साहब स्पेशलिस्ट हैं, आप आई के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रिम गुप्ता इकोनॉमिस्ट हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बरेली अधिवेशन लगातार जारी है। थैंक यू। नॉरिश न्यूट्रिशन का वादा। एसोसिएट स्पॉन्सर SRMS श्री रामामूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूशंस बरेली, फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लर्न, एसिमिलेट, ट्रांसकैंड, KCMT खंडेलवाल कॉलेज, टॉप एजुकेशन।